नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माता भीमा। मित्रों, बिहार की राजनीति में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसे सिर्फ एक उपचुनाव की जीत या हार मानना सबसे बड़ी भूल होगी। रिजल्ट आ चुका है, मतदान और परिणाम सामने है। प्रशांत किशोर जनसुराज के उनको 63,203 वोट मिले और वो 18,953 वोटों से जीत गए। दूसरे स्थान पर भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, जिनको 44,250 मत मिला, और राजद की रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर मात्र 1,485 वोट लेकर उन्हें संतोष करना पड़ा। मित्रों, बांकीपुर की सीट, वो सीट जिस पर 3 दशक से ज्यादा समय तक बीजेपी का कब्जा रहा, वो सीट जिसे बीजेपी अपना सबसे सुरक्षित किला मानती थी, वो सीट जहां कहा जाता था कि यहां बीजेपी किसी को भी टिकट दे दे, जीत तय है। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। प्रशांत किशोर ने सिर्फ एक सीट नहीं जीती, उन्होंने बिहार की राजनीति में एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। क्या बिहार को तीसरा राजनीतिक विकल्प मिल गया है? यह सबसे बड़ा सवाल है। उसके साथ ही कि क्या बीजेपी का सामाजिक समीकरण दरक रहा है? क्या तेजस्वी यादव का विपक्षी नेतृत्व अब चुनौती में है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या 2030 के विधानसभा चुनाव की पटकथा आज से लिखनी शुरू हो गई है? आज इन्हीं सवालों का तथ्यों के आधार पर गहराई से विश्लेषण करेंगे। राजनीति में हर चुनाव बराबर महत्व का नहीं होता है। कुछ चुनाव परिणाम बदलते हैं और कुछ राजनीति की दिशा बदल देते हैं। बांकीपुर चुनाव का परिणाम दूसरी श्रेणी में दिखाई देता है। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ विधायक नहीं चुना गया, मतदाताओं ने एक संदेश दिया है। पहला संदेश यह है कि बीजेपी का अवैध किला भी टूट सकता है। बांकीपुर वर्षों से बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह सीट और भी प्रतिष्ठा की सीट बन गई थी। ऐसी स्थिति में हार केवल हार नहीं होती, यह संगठन, रणनीति, उम्मीदवार का चयन, तीनों पर सवाल बन जाती है। राजनीति में सुरक्षित सीट जैसी कोई अस्थायी चीज तो होती ही नहीं। मतदाता हर चुनाव में नया फैसला करता है और इस बार उसने बीजेपी को चेतावनी दी है। दूसरा संदेश यह है मित्रों कि उम्मीदवार चयन सबसे बड़ी कमजोरी बना इस चुनाव में। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण उम्मीदवार का स्थानीय प्रभाव भी होता है। बांकीपुर में चर्चा पूरे चुनाव के दौरान उम्मीदवार की स्वीकार्यता को लेकर भी रही। यही चुनाव का बड़ा मुद्दा बन गया। मतदाता केवल पार्टी नहीं देखता, वह यह भी देखता है कि उम्मीदवार कितना सक्रिय रहा है। यहीं बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दी। तीसरा संदेश यह था कि क्या बीजेपी का सामाजिक समीकरण कमजोर हो रहा है? बीजेपी वर्षों से सवर्ण, अति पिछड़ा, वैश्य, कुछ ओबीसी और दलित वर्ग के बड़े हिस्से को साथ लेकर चलने का दावा करती रही। लेकिन बांकीपुर के मतदान पैटर्न को लेकर कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार वोटों में व्यापक बदलाव दिखाई दिया है। यदि यह रुझान आगे भी जारी रहा तो यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। हालांकि यह भी ध्यान रखना होगा कि एक उपचुनाव के आधार पर पूरे राज्य का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, लेकिन संकेत तो अवश्य मिल रहे हैं। अब चौथा सवाल यह है कि सबसे ज्यादा फायदा किसे मिला? इसका सीधा उत्तर है कि फायदा प्रशांत किशोर को। क्यों? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा था। कई सीटों पर जमानत तक जब्त हो गई थी। लगभग 90-95% सीटों में जमानत नहीं बच पाई थी। आलोचक कह रहे थे कि प्रशांत किशोर केवल चुनावी रणनीतिकार हैं, नेता नहीं।
लेकिन बांकीपुर की जीत ने यह धारणा कमजोर कर दी है। अब पहली बार उनके पास विधानसभा का मंच होगा। अब ये सड़क के साथ साथ सदन में भी सरकार को घेर सकेंगे। यानी उनकी राजनीति अब केवल आंदोलन तक सीमित नहीं रहेगी। क्या प्रशांत किशोर अब विपक्ष का नया चेहरा बन सकते हैं? यह एक बड़ा सवाल राजनीतिक गलियारों में उनके जीतने के साथ ही शुरू हो गया है और यहीं से दिलचस्प राजनीतिक चर्चा शुरू होती है। अभी बिहार में मुख्य विपक्ष आरजेडी है, लेकिन बांकीपुर के बाद पहली बार यह सवाल गंभीरता से पूछा जा रहा है कि क्या आने वाले वर्षों में विपक्ष का चेहरा बदल सकता है। प्रशांत किशोर लगातार शिक्षा, रोजगार, पलायन, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य और शासन व्यवस्था जैसे मुद्दे को उठा रहे हैं। यदि वे विधानसभा के अंदर भी इसी आक्रामक शैली में जारी रहते हैं तो निश्चित रूप से उनका राजनीतिक प्रभाव बढ़ सकता है। विधानसभा में भले ही प्रशांत किशोर अकेले विधायक होंगे, लेकिन वह वन मैन ऑपोजिशन की भूमिका में तो आ चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुधारों का एजेंडा अब बिहार के केंद्र में आ गया है। जातिगत राजनीति के चक्रव्यूह को भेद कर पीके ने विकास का एजेंडा सेट कर दिया है। जैसे आपको याद होगा 1994 में वैशाली उपचुनाव में लवनी आनंद की जीत ने समता पार्टी को एक तीसरे विकल्प के रूप में खड़ा किया था, उसकी पटकथा लिखी थी। वही स्थिति बांकीपुर का यह परिणाम भी बिहार में प्रशांत किशोर को एक मजबूत थर्ड फोर्स के रूप में स्थापित कर चुका है। जेनजी और न्यू वोटर का जो ध्रुवीकरण था वह भी 2029 और 2030 मतलब 2029 के लोकसभा और 2030 के विधानसभा से पहले प्रशांत किशोर देश और प्रदेश के उन करोड़ों युवाओं और जाति निरपेक्ष मतदाताओं का चेहरा बनने की ओर अग्रसर हो चुके हैं, जो पारंपरिक राजनीति से उब चुके हैं। वो लोग अब प्रशांत किशोर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन यह कहना कि वे अभी विपक्ष के सबसे बड़े नेता बन गए हैं, यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। उन्हें अभी पूरे बिहार में संगठन खड़ा करना होगा, स्थानीय नेतृत्व तैयार करना होगा और सबसे कठिन चुनौती लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा। सवाल यह भी है कि सबसे बड़ा खतरा जो ये चुनाव परिणाम है, जो स्थितियां हैं, वो किसके लिए है। दिलचस्प बात यह है कि इस जीत से जितनी चिंता बीजेपी को होगी उतनी ही चिंता आरजेडी को भी होगी। क्यों? क्योंकि यदि बीजेपी विरोधी वोटों का नया केंद्र बनना शुरू हो गया तो सबसे पहले नुकसान आरजेडी को होगा। राजनीति में विपक्ष का स्थान कभी खाली नहीं रहता। यदि मुख्य विपक्ष कमजोर दिखता है तो नया विकल्प तेजी से उभरता है। यही स्थिति बिहार में बनती दिखाई दे रही है। बांकीपुर चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हुई वह थी विपक्ष की सक्रियता। कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने सवाल उठाया कि क्या आरजेडी ने इस चुनाव को पूरी ताकत से लड़ा? मतलब इसमें संदेह था। यदि विपक्ष चुनाव को गंभीरता से नहीं लेता तो उसका राजनीतिक संदेश भी कमजोर पड़ता है। अब तेजस्वी यादव के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली कि बीजेपी का मुकाबला करना होगा और दूसरी चुनौती प्रशांत किशोर के बढ़ते प्रभाव को रोकना। क्या तीसरी राजनीतिक ताकत बिहार की राजनीति में उभर रही है? यह भी एक बड़ा सवाल है। भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि जब भी दो बड़े विकल्पों से जनता असंतुष्ट होती है तो तीसरी ताकत बड़ी तेजी से उभरती है। बिहार में भी ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन तीसरी ताकत को स्थायी सफलता तभी मिलती है जब वह संगठन, स्थानीय नेतृत्व
और लगातार चुनावी प्रदर्शन तीनों को साबित कर सके, उस पर खरा उतर सके। प्रशांत किशोर के सामने यही अगली परीक्षा होगी। बीजेपी को क्या करना होगा, यह भी एक सवाल है। तो यदि बीजेपी इस परिणाम को केवल स्थानीय असंतोष मानकर भूल गई तो यह राजनीतिक भूल होगी उनकी। उसे 3 स्तर पर काम करना होगा। बीजेपी को उम्मीदवार का चयन में स्थानीय स्वीकार्यता को प्राथमिकता देनी होगी। संगठन और सहयोगी दलों के बीच बेहतर तालमेल रखना होगा। इस बार संगठन और सहयोगी दलों के तालमेल में एकदम खाई दिखा। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार, मतलब जो सबसे बड़े सहयोगी दल जदयू के एकमात्र चेहरा हैं, वह कहीं दिखाई नहीं दिए और बाद में एआई का एक वीडियो प्रचार में लाना पड़ा। तो यह स्पष्ट है कि सहयोगी दलों के बीच बेहतर तालमेल नहीं था। तीसरा कि शासन, कानून व्यवस्था और जनसंपर्क पर भी अधिक फोकस डालना होगा। वहीं आरजेडी के लिए भी चुनौती है। आरजेडी के लिए संदेश और भी स्पष्ट है। सिर्फ बीजेपी विरोध की राजनीति अब पर्याप्त नहीं होगी आरजेडी के लिए। उसे मैदान में लगातार सक्रिय रहना पड़ेगा। नई पीढ़ी के मतदाताओं तक पहुंच बनानी होगी और विकास, रोजगार तथा शिक्षा जैसे मुद्दों पर अधिक आक्रामक रणनीति अपनानी होगी। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बांकीपुर का परिणाम केवल एक सीट का परिणाम नहीं है। यह बिहार की राजनीति के बदलते मूड का संकेत हो सकता है, लेकिन क्या यह बदलाव अस्थायी होगा? इसका उत्तर अभी भविष्य देगा। प्रशांत किशोर के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब जीत को आंदोलन में नहीं, बल्कि संगठन और राज्यव्यापी जन समर्थन में बदलने की जरूरत। बीजेपी के सामने चुनौती है अपना खोया भरोसा वापस लाना, और आरजेडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि विपक्ष का नेतृत्व अपने हाथ में बनाए रखना। अगले 3-4 वर्षों में बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा संघर्ष शायद सत्ता और विपक्ष के बीच नहीं, बल्कि विपक्ष के भीतर नेतृत्व की लड़ाई में को लेकर हो सकता है। आपकी क्या राय है? जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या बांकीपुर की जीत बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बनेगी? क्या प्रशांत किशोर भविष्य में बिहार के मुख्य विपक्षी नेता बन सकते हैं, या यह केवल एक उपचुनाव का सीमित असर है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि शाह आभार। जय हिंद।